इवनिंग माय डियर। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस समय 10th इतिहास के पहला चैप्टर के अति महत्वपूर्ण जो 20 ऑब्जेक्टिव हैं उसको एक एक करके हम बताएंगे, विश्लेषण करेंगे और उसका सटीक जो आंसर है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन। जी, पहला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जी हाँ, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि लाल कुर्ती का गठन वैसे अगर पहले वाला मानते हैं तो दूसरा व्यक्ति किए थे, लेकिन ये न्यू जो इस चैप्टर के आधार पर है, इस चैप्टर के आधार पर इसका गठन मैजनी ने किया था। जी, मैजनी भी किया था। और इसको लाल कुर्ती इसलिए कहा जाता है उस गठन को क्योंकि उसके जो समर्थन करता थे वो लाल कपड़ा पहनते थे। और इस लाल कुर्ती का तात्पर्य यहाँ पर होता था कि भगवान का सेवक अर्थात ईश्वर का सेवक ये मानते थे ये लोग। तो इसका गठन हम इस चैप्टर के आधार पर कर सकते हैं मैजनी। इसका आंसर और आधार पर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अब्दुल गफर इसका माना जाता है कि प्रारंभ में इसका गठन किया था, लेकिन इस चैप्टर के आधार पर ये मैजनी ही होगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ था? जी, शटडाउन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, ख में पर्सा डेनमार्क के बीच, ग में इटली रोम के बीच और घ में फ्रांस पर्सा के बीच। तो माय डियर, शटडाउन का युद्ध, मैं एक कंफ्यूजन को दूर कर दूं सबसे पहले आप लोगों को कि दो युद्ध मुख्य रूप से फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में अच्छा शासन लाने के लिए हुआ है। एक हुआ है शटडाउन, सेडोवा और दूसरा हुआ है शटडाउन। इसमें कंफ्यूजन होता है, उसको दूर कर दें जो यहाँ पर दिया गया है। तो ये सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। जी, ये दोनों के बीच हुआ था और ये 1866 में हुआ था। हो सकता है कि इसमें भी कोई क्वेश्चन हो 1866 में। और ये जो शटडाउन का वो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था और ये युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें हो, या पूछता है कि ये दो युद्ध बहुत मायने, दोनों युद्ध एक तरफ तो पर्सा ही है, एक तरफ पर्सा ही है और दूसरे तरफ एक में ऑस्ट्रिया है, दूसरा में एक में ऑस्ट्रिया है, दूसरा में फ्रांस है। तो यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शटडाउन का फ्रांस और पर्सा के बीच। इसका सही आंसर हो जाता है घ, फ्रांस और पर्सा के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, यूनान कब स्वतंत्र हुआ? यूनान के विषय में मैं दो शब्द बता दूं कि यूनान दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी देशों में से एक है, लेकिन इस पर था तुर्की का शासन। जी हाँ, एक तुर्की देश है यूरोप महादेश के और इसी का शासन था इस पर। और ये तुर्की से आजाद कब हुआ? ऑप्शन क 1830 में, ऑप्शन ख 1832 में, ऑप्शन ग 1834 में, ऑप्शन घ 1836 में। तो इसका सही आंसर है 1832 में, ख आंसर। जी, यूनान तुर्की से कब आजाद हुआ या यूनान कब स्वतंत्र हुआ, यूनान कब आजाद हुआ? तो 1832 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, आज का जो 20 क्वेश्चन है उसमें से चौथा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हंगरी की राजधानी कहां है? जी, हंगरी की राजधानी कहां है? ऑप्शन क तुर्की, ऑप्शन ख बुडापेस्ट, ऑप्शन घ पर्सा और ऑप्शन घ शटडाउन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख
बुडापेस्ट। जी मैं बता दूं, ये जो हंगरी है, ये हंगरी के सबसे बड़े शहर भी है कौन, बुडापेस्ट। और शायद मैक्सिमम में हम देश में ये भी देखते भी हैं कि जो राजधानी होता है लगभग वो बड़े ही होते हैं। तो बुडापेस्ट में भी वही है, बुडापेस्ट वही है, हंगरी देश के सबसे बड़े शहर कौन है, बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। जी ये गीजो, इसके विषय में चर्चा हमने पिछले क्लास में भी किए थे। तो मैं बता दूं, ये गीजो प्रधानमंत्री थे कहाँ के। मैं थोड़ा सा कहाँ के बाद में बताऊंगा, चूंकि ऑप्शन से मैं बता दूं 1840 ईस्वी में। जी 1840 ईस्वी में यह प्रधानमंत्री बना था। ये प्रधानमंत्री कब बना, 1840 ईस्वी में। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, क परसा का, ख तुर्की का, ग फ्रांस का, ख शेडोन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, फ्रांस का। जी फ्रांस का। मैं थोड़ा सा एक चीज और याद दिला दूं कि गीजो को जो बनाया था प्रधानमंत्री, वो कौन बनाया था प्रधानमंत्री, लुई फिलिप, याद होगा लुई फिलिप, ये बनाया था इसको प्रधानमंत्री। तो ये 5वां क्वेश्चन भी समझ गए आप। बट यार मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ा सा किसी में समझने इत्यादि में दिक्कत हो तो मैसेज जरूर कीजिए, ताकि हम आपके सॉल्यूशन, वैसे वॉइस इसमें भी टॉकिंग भी है, लेकिन फिलहाल शायद इसमें रुका हुआ है ऐप में। ऐप अपडेट होगा बस 1-2 दिन के बाद। आप फोन भी इस टाइम कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अभी फिलहाल तो सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, तो आप वॉइस डॉट भी पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। जी सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए मैंने अभी भी बताया था, आप लोग को याद होगा, मैं अभी भी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी देखिए पीछे करके मैं बता रहा था, अभी भी तुरंत बताया है आपको। देखिए शेडोवा यहां बताए थे, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच कब, 1866 ईस्वी में बताए थे। और क्वेश्चन भी आ गया आपका, ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो ऑप्शन क में ऑस्ट्रिया और शेडोन के बीच, ख में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, सात में गो में शेडोन और पर्सा के बीच, और घ में तुर्की और मिस्र के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाता है किसके किसके बीच, ख ऑस्ट्रिया और पर्सा। कब युद्ध हुआ, मैंने अभी भी बताया 1966 ईस्वी में। जी 1966 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा की युद्ध हुआ। जीत किसकी हुई थी, तो जीत हुई थी पर्सा की। जीत इसका हुआ था, पर्सा जीता था और ऑस्ट्रिया हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था। जी मेटरनिक, ये मेटरनिक क्या था। मैं बता दूं एक बार, मेटरनिक जो थे ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। क्या थे, चांसलर थे। लेकिन ये चांसलर का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। बट यार अपने यहाँ अर्थात भारत में चांसलर कहा जाता है कुलपति को। यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं, कुलाधिपति या कुलपति, उसको इंग्लिश में चांसलर बोला जाता है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया थे, इस ऑस्ट्रिया में चांसलर किसको कहा जाता था, चांसलर किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। इसको प्रधानमंत्री को, अर्थात हम एक शब्द में कह दें कि ऑस्ट्रिया का मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, तो प्रधानमंत्री था, तो कोई उसमें गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन में चांसलर है तो ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री है तो ये लगाएंगे, अर्थात दोनों सही है। दोनों में से कोई अगर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना है। तो देखते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या है। क में किसान, ख में गृह मंत्री, ग में सेनापति और घ में चांसलर। आपके ऑप्शन में इसमें चांसलर है, अतः यहां पर क्या मारेंगे, चांसलर मानेंगे, घ। इसका सही आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। मैं बता दूं, ये फ्रैंकफर्ट ये फ्रांस का ही एक जगह का नाम है, और यहां पर 2 महान देश बैठा था। और कौन कौन बैठा था वो बताते हैं,
कब बैठा था वो भी बताएंगे मैं माय डियर। यहां पर हुआ था फ्रांस जी, कौन कौन, फ्रांस, फ्रांस और परसा जी। ये फ्रांस तो एक देश है, परसा लेकिन एक राज था, छोटा सा ही राज था लेकिन बहुत मजबूत था। तो इसके और इसके बीच एक मीटिंग हुआ था, किसको लेकर मीटिंग हुआ था, तो जर्मनी पर से अधिकार हटाने को लेकर। और इसके बाद इन दोनों के बीच जो मीटिंग हुआ, तो इस मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि फ्रांस परसा से अर्थात जर्मनी से, कहां से, जर्मनी, चूंकि परसा कहां है, जर्मनी में है, यह राज है का किसका, ये जर्मनी का राज है माय डियर, ये जर्मनी का राज है। तो इस जर्मनी पर से फ्रांस का शासन समाप्त हो जाएगा। ये फ्रैंकफर्ट की संधि में हुई थी, और एक हुई थी आपके ऑप्शन में है, वो देख लेते हैं कब हुई थी। ऑप्शन को 1871, ऑप्शन ख 1870, ऑप्शन गो 1866 और ऑप्शन घ 1864। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन को 1871। माय डियर, मिस कर जाते हैं कभी कभी 1870 में। 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद फ्रांस को लगा कि नहीं, मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब यह संधि हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं जी, इनमें कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं। देखिए तो मैसेज एक बार रीड कर लीजिए। तो इनमें कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं, तो क में नेपोलियन, ख में मेटरनिक, ग में चार्ल्सटन और घ में लुई। तो इसका सही आंसर है को नेपोलियन। जी हां, नेपोलियन को क्रांति का पुत्र या शिशु, इसको शिशु भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में पुत्र हो तो ये लगाएंगे, अगर शिशु है तो ये लगाएंगे। अब क्यों कहा जाता है इसको जानेंगे कि इसको क्रांति का पुत्र क्यों कहा जाता है नेपोलियन को, ये हम लोग देखेंगे क्यों कहा जाता है। क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति हुई है, प्रारंभ में इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे, कुछ ऐसे बातें कहे थे, उसी बात पर वहां पर क्रांति हुई थी। उसी सोच पर वहां के लोग इकट्ठा होकर वहां के राजतंत्र कहिए, वहां के कुशासन कहिए, उसको खत्म करने के लिए इकट्ठा हुआ था। इसलिए इसको क्रांति का शिशु या पुत्र कहा जाता है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत इसी के सिद्धांत, इसी के बात पर हुआ था फ्रांस में। अब नेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन 6 नंबर में, रूसा और ऑस्ट्रिया के भी 1866 इसी में युद्ध हुआ था। क्या 6 नंबर में, अच्छा ये देख लेते हैं 6 नंबर में आप क्या कर रहे हैं माय डियर। बिल्कुल 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 देख लेते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ऑस्ट्रिया और परसा जी, ये तो लिखे हैं सेडोवा का युद्ध, ठीक तो है। 6 नंबर में लिखे हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन में परसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में युद्ध हुआ था सर जी। यस बिल्कुल हुआ था माय डियर, ये दीपक जी पूछे हैं, बिल्कुल हुआ था। मैंने बताया भी था यहाँ पर ऑस्ट्रिया और परसा के बीच 1866 में, सॉरी अच्छा 19 लिखा गया, थैंक यू सो मच माय डियर, 1866 राइट। 100 ईस्वी भाग गए थैंक यू। हमको लग रहा था कि 1866, इसको फिर से स्पष्ट कर दें। तब इसे ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग भी देख मैसेज करते रहिए, थैंक यू दीपक जी। 1866, ये 1966 लिखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना नंबर का क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह से मैसेज करते रहिए बैठिए। 11 नंबर का, ये तो हो गया आजाद। अब चलते हैं 11 नंबर का, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन, शायद लेनिन के विषय में आप लोग को ज्ञात होगा जानकारी कि लेनिन रूस के शासक थे।
और 1918 ईस्वी में, जी 1918 ईस्वी में, वैसे 1917 ईस्वी में ही इन्होंने अपना परचम लहरा दिया था, लेकिन 1918 में इसका विशेष पहचान बना था क्योंकि समाजवादी शासन अर्थात अपने स्टाइल के शासन यहाँ पर स्थापित किया था लेनिन, और रूस को बहुत मजबूत स्थिति में लाया था। तो इसका मृत्यु कब हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो थोड़ा जानना जरूरी है। ऑप्शन क में 1921 में, ख में 1922 में, ग में 1923 में, घ में 1924 में। तो इसका सही आंसर है घ 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बराबर कंपटीशन में भी पूछा है। यूरोप का मरीज, यूरोप तो एक महादेश है, ये क्या है? महादेश है, महादेश है। और मरीज का मतलब होता है माय डियर बीमार। क्या होता है? बीमार। और बीमार का मतलब, बीमार का मतलब जो अस्वस्थ है, अर्थात जिसकी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, अस्त व्यस्त है, उसी को बीमार कहा जाता है। तो अब आता है कि यूरोप का मरीज किसको, अर्थात यूरोप महादेश के जो मैंने कल बताया था लगभग 44 देश हैं, उन 44 देशों में से किसको मरीज बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं डियर सबसे पहले तो बता दूं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसको देखेंगे। क्योंकि मैं डियर तुर्की यूरोप महादेश का एक ऐसा देश है जो 18वीं सदी से लेकर, जी 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ये लंबा समय तक वहाँ की अर्थव्यवस्था इत्यादि, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब अस्थिर था। लग रहा था कब समाप्त हो जाएगा, कब इस पर कौन अधिकार कर लेगा, क्या कर लेगा, नहीं कर लेगा। कोई उसका माने एक बिना पेंदी की लोटे जैसे ऐसे करते थे। इसलिए इसको उपाधि दिया गया यूरोप का मरीज, अर्थात तुर्की को क्यों दिया गया? क्योंकि लगभग उसका 100 वर्ष तक आर्थिक राजनीतिक सारी हालत अस्थिर रहा, डमाडोल रहा, इसलिए उसको यूरोप का मरीज के नाम से पुकारा जाता है। यूरोप के मरीज की उपाधि उसे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 13 नंबर में। मेटरनिक होना चाहिए, मीटरनिक ने मेटरनिक, ये गलती हो गया। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? अर्थात मेटरनिक आपने अभी भी देख लिए, ये ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर अर्थात चांसलर मतलब क्या होता है? अभी भी बताए थे हमने यार, चांसलर था। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री, मैंने अभी भी बताया था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही चांसलर दूसरा नाम में कहा जाता था। तो ये ऑस्ट्रिया का था। तो इसका पतन कब हो गया, अर्थात इसका जो बोलबाला था वो खत्म कब हो गया? मैं थोड़ा सा एक बार बता, 1815 ईस्वी में मेटरनिक का बोलबाला शुरू हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा के वियना सम्मेलन के बाद। और 1848 में, जी 1848 ईस्वी में इसका खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ? 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की हालत वो हुआ, ऐसी स्थिति में गया कि वहां के लोग खुद मेटरनिक के खिलाफ सड़क पर उतर गया और लास्ट में इसे पद से हटना पड़ा। अर्थात पद से हटने का मतलब इसका पतन हो गया। तो कब हुआ? मार्च 1848 ईस्वी में। कोई इसका सही आंसर होगा, मार्च 1848 ईस्वी में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना? माय डियर, पहले जो राजतंत्र था तो उसमें वंश चलता था। एक आदमी के वंश का शासन चल रहा है, उसका बेटा पोता आने वाले पीढ़ी शासन करते थे, तो उसका वंश होता था। तो वियना सम्मेलन से पहले, वियना सम्मेलन से कुछ दिन पहले, अर्थात 1815 से पहले मैं बता दूं कि
कि फ्रांस में कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट का वंश था, अर्थात बोनापार्ट वंश या नेपोलियन बोनापार्ट वंश था। नेपोलियन बोनापार्ट वंश शासन था। लेकिन इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट से भी पहले वहां पर कौन वंश था? वो भी सुन लीजिए, वहां पर बुर्बो वंश था। कौन? बुर्बो वंश था। और इस वंश के राजा को हराकर नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पर अपना वंश स्थापित कर दिया था। लेकिन 1815 ईस्वी में जो वियना कांग्रेस की सम्मेलन हुआ था, ये वियना कांग्रेस की जब सम्मेलन हुई तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को खत्म कर दिया, अर्थात ये वंश खत्म। और फिर इसके जगह पर कौन आ गया? बुर्बो वंश, अर्थात बुर्बो वंश का शासन शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? तो बुर्बो वंश। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ख, बुर्बो वंश। अब आज के 20 ऑब्जेक्टिव में से मैंने 14 ऑब्जेक्टिव को पढ़ा दिया हूं। अब 15वां ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए 15वां क्या है। 15वां में है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? जी, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप क्या है? एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है। और इसकी स्थापना कौन किया था? मैजनी ने किया था। कौन? मैजनी। और मैजनी क्यों किया था? क्योंकि इटली को एक सूत्र में मतलब इटली के एकीकरण के लिए, एकीकरण के लिए किया था। कौन? इटली के एकीकरण के लिए यह एक संस्था थी और मैजनी इसका संस्थापक था। और क्यों किया था? इटली के एकीकरण के लिए किया था। अब क्या था वो भी जान लीजिए। मैं इस पर याद दिला दूं कि ये दो तरह की संस्था बनाया था। एक यंग इटली बनाया था। कौन? यंग है यार, यंग इटली इसकी स्थापना हुई थी 1831 में। और एक था यंग यूरोप और इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। तो ये कौन किया था? वो तो आंसर अपने आप निकल गया कि यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? क में काबूर नहीं, ख में बिस्मार्क नहीं, ग में मैजनी सही, अर्थात यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? पिछले क्लास में भी शायद यह क्वेश्चन आया था, रक्त एवं लोह नीति। सबसे पहले तो इस नीति को जानेंगे कि यह नीति क्या होता है। मैटर यह एक ऐसी नीति होती है जिस नीति में युद्ध किया जाता है, तलवार को भांजा जाता है, गोली बंदूक का उपयोग किया जाता है और बेरहमी से लोगों को मारने पीटने का प्लान बनाया जाता है। उसी नीति को कहते हैं रक्त एवं लोह नीति। और यह नीति कौन अपनाया था? ऑप्शन ए हिटलर नहीं, ऑप्शन बी विलियम प्रथम नहीं, ऑप्शन ग मैजनी नहीं, ऑप्शन घ बिस्मार्क। जी सही, घ। यह नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। क्यों अपनाया था और यह अपना क्या किया था? यह नीति जर्मनी को, जी जर्मनी के एकीकरण के लिए, जी हाँ, जर्मनी के एकीकरण के लिए यह नीति अपनाया गया था। थोड़ा सा मोटा है और इसमें सफलता भी मिले थे इसको, अर्थात बिस्मार्क को इस नीति के द्वारा वो जर्मनी को मात्र 9 वर्ष में उन्होंने एक करने में सफल हो गया था। अब आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर क्वेश्चन। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बैठ यार, ये क्रीमिया का युद्ध जो है एक तरह से कहिए बहुत ही खतरनाक युद्ध भी कह सकते हैं हम। क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ रूस था और दूसरे तरफ फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि थे और इन दोनों के बीच हुआ था और थोड़ा सा लंबा चला था। इसमें तो इसका सही आंसर होना चाहिए क। वैसे 1800
53 से 1856, ये भी कहीं पर मिलेगा आपको, 1853 भी मिलेगा। अगर ऑप्शन ये है, चूंकि 53 में लास्ट में ये युद्ध शुरू हुआ था, तो अगर यहाँ पर ये 53 नहीं है तो ऑप्शन यही होगा। अगर 53 रहे तो ये भी आंसर हो सकता है। और इस युद्ध में माय डियर रूस की हार हुई थी। हारा कौन था? तो रूस, इसकी हार हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? राष्ट्रवाद, माय डियर, राष्ट्रवाद एक धारणा होती है, एक विचार होती है। जो विचार लोगों में जब आते हैं तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगते हैं, या देश से संबंधित जो काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगते हैं, या देश से संबंधित, देश को आज़ाद करने के लिए जो कोई संस्था होती है उसको साथ देने लगती हैं। उसी भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो कहते हैं कि पूरे दुनिया में राष्ट्रवादी शब्द, राष्ट्रवादी भावना का जो जन्म हुआ है किस क्रांति से हुआ है? तो ऑप्शन क में देखते हैं पुनर्जागरण नहीं, ख में धर्म सुधार आंदोलन नहीं, ग में गौरवपूर्ण क्रांति नहीं, घ में फ्रांस क्रांति। जी सही आंसर इसका यही है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, उसी में छुपा हुआ था राष्ट्रवादी भावना। उसके बाद पूरे दुनिया में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ और जो दुनिया के देश गुलाम थे वो आज़ाद होने के लिए संगठित होने लगा, मजबूत होने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैटरनिक व्यवसाय का उद्देश्य क्या था? मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ये तो अलगे बात कर दिया, वो व्यवस्था लिखा, हम लिख दिए। ठीक है, हम ही गलत पढ़ दिए। व्यवस्था, तो मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? अर्थात मैटरनिक जो नेपोलियन बोनापार्ट को भगाकर और फ्रांस में कौन सी व्यवस्था लाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? ग में गणतंत्र की स्थापना करना, ख में प्रजातंत्र की स्थापना करना, घ में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, घ में नेपोलियन बोनापार्ट की पुनर्स्थापना करना। नहीं, इसका सही आंसर है माय डियर, सही आंसर है ग, पुरातन की व्यवस्था करना। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट जो बीच में दूसरा वंश का शासन शुरू किया था, पुरनका जो बुर्बो वंश था उसी को पुनः स्थापित करके उसी वंश का शासन पुनः शुरू करवाने का इसका लक्ष्य था, किसका? मैटरनिक का। और माय डियर, अब आपके स्क्रीन पर आज के ऑब्जेक्टिव क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। देखिए क्या है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काउंट काबूर का संबंध किस देश से है। जी, इसका संबंध इटली से है। कहां से? इटली से है। इटली से संबंध है इसका, और यह इसका योगदान इटली को एक करने में, इटली जो बिखरा हुआ था उसको समेटने में इसका सबसे अधिक योगदान है। तो इसकी मृत्यु कब हुई उसको देखते हैं। क में 1800 ईस्वी में, ख में 1862 में, ग में 1864 में, घ में 1866 में। तो इसका सही आंसर है ख। कितना में? 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से माय डियर, मैंने 20 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण था 10th इतिहास के पहला चैप्टर का, उसको मैंने एक एक करके बताया और हर संभव प्रयास किया कि अपनी निजी भाषा में, अपने स्थानीय भाषा में आपको समझाने का हर संभव कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, नहीं तो मैसेज करके, जिस तरह से अभी दीपक जी किए, आप लोगों से भी उम्मीद है इसी तरह से मैसेज करते रहिए। मैं एक बार मैसेज को देख लेता हूं, देखें एक बार है तो क्या माय डियर कोई दिक्कत है आप लोग को? तो बताइए। इसको ऊपर करो ना, ऐसे करके यहां से ले लो। तो आप 10 नंबर पर नहीं माय डियर, 10 नंबर का बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या आप कर रहे हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन में कुछ कर रहे हैं।
पोलैंड की क्रांति, माय डियर, इस पोलैंड की क्रांति का बात हो रहा है, शुरू में जो हुआ था बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही आंसर है, ये 1830 बिल्कुल सही है। ये 1830 ईस्वी में ही रूस जो इस पर अधिकार किया हुआ था, उस पर पहली बार पोलैंड की जनता ने इसको हटाने का प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गया था। बिल्कुल राइट है ये। तो इस तरह से माय डियर आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। मिलते हैं कल फिर अति महत्वपूर्ण 20 10th के इतिहास के ऑब्जेक्टिव लेकर।